हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होती है, कैसे वो प्राइजेस को इफेक्ट करती है, प्राइजेस जो हैं वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं उनके बीच में प्राइस और डिमांड है, उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो हम सब आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या होती है? एक कंज्यूमर है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। ये डिमांड जो होती है उसका मतलब ये नहीं है कि भी बस वो डिज़ायर है उस चीज़ को लेके, वो चीज़ खरीदना चाहता है। डिमांड का मतलब होता है कि भाई डिज़ायर भी हो, भाई वो चीज़ खरीदना भी चाहता हो, और दूसरा साथ ही साथ में वो एबिलिटी रखता हो, वो पे करने की एबल हो, वो पे करने में। मतलब किसी चीज़ को खरीदना चाह रहा है तो वो जितने रुपए की है उसको वो एबल, उसके अंदर एबिलिटी भी हो कि भाई हाँ उसके पास इतने पैसे भी हैं, वो एबल भी है वो चीज़ खरीदने के लिए। डिज़ायरेबिलिटी प्लस एबिलिटी टू परचेज दैट गुड। अंडरस्टूड? अब हम बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं जो हमारी डिमांड है उसका मतलब क्या होता है। The demand for a commodity is the amount of it that a consumer will purchase or will be ready to take off from the market at various price in the period of time. आई बात समझ में? जो मैंने बताया वही लिखा है कि भी जो डिमांड है एक कमोडिटी की, वो एक अमाउंट है, कंज्यूमर परचेज करता है या फिर परचेज करने के लिए तैयार होता है। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट गिवन है एक पीरियड ऑफ टाइम में, और जो प्राइजेस है चल रहे हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट के, उसी प्राइजेस पे गिवन टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास। इफ मैंने बताया था ना आपको, देखिए ये देखिए, पहले एक बार ये देख लेते हैं। दिस डिमांड इन इकोनॉमी इम्प्लाइज बोथ द डिजायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड। मैंने अभी आपको यही बात बताई थी ना कि भाई एक पर्सन है या फिर कोई भी कंज्यूमर है, वो डिजायर तो होना ही चाहिए उस चीज़ को परचेज करने के लिए, और साथ के साथ क्या भी होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि उस गुड्स को परचेज करने की एबल होना चाहिए, उस गुड्स के लिए पे कर सके वो पैसे, इतना एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इट इज नेट वर्थी दैट मेयर डिजायर फॉर अ कमोडिटी डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड फॉर इट। सिर्फ एक डिजायरेबिलिटी जो होती है ना वो एक कमोडिटी को परचेज करने की, डज नॉट, क्या लिखा है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड फॉर इट इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे। अगर एक पर्सन है उसके पास एबिलिटी ही नहीं है उस प्रोडक्ट को परचेज करने की, तो सिर्फ जो डिजायरेबिलिटी है फॉर उस कमोडिटी को परचेज करने की, वो डिमांड नहीं कहलाती। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है, इफ अ पुअर मैन who hardly makes both ends meet wishes to have a car, his wish or desire for a car will not constitute the demand for the car। जो एक पुअर पर्सन है उसको क्या है कि भी डिजायर है, वो चाहता है एक क्या करना, एक कार को परचेज करना, बट क्या है वो क्या नहीं कर सकता, वो कार परचेज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है, वो एबल नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए, वो पैसे नहीं दे सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो जो उसकी डिजायरेबिलिटी है या फिर उसकी जो विषय है ना, वो डिजायर है उस कार को परचेज करने के लिए, वो डिमांड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है उस चीज को परचेज करने के लिए, पे करने के लिए, पैसे पे करने के लिए उस कमोडिटी के लिए। ठीक है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर इट, that is he has no purchasing power to make his wish or desire effective in the market. Thus in economics, unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute or demand। आई बात समझ में कि भी उसमें क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। क्या है आगे देखिए, डिमांड फॉर अ गुड इज determined by several factors such as the taste and desire। टेस्ट जो है एक पर्सन का उस प्रोडक्ट को लेके वो मायने रखता है। ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है। प्राइस, जो उससे रिलेटेड प्राइस है वो क्या है, मतलब वो उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है और उससे ही मिलती जुलती जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो ये चीज़ भी क्या है, एक वो रखते हैं, इफेक्ट करते हैं डिमांड को। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कोई, वो भी जो है हमारी डिमांड को वो इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, टेस्ट एंड डिजायर्स हो गया, कंज्यूमर फॉर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गई, प्राइस हो गए रिलेटेड गुड्स के, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है,
वो सब जो है हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. व्हेन देयर इज चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, demand of consumer for a good change, individual consumer demand and market demand for a good may be distinguished. Market demand for good is the total sum of demand. जो market demand है एक good की, वो क्या है? total sum है किसका? डिमांड का. द इंडिविजुअल कंज्यूमर वो परचेजेस द कमोडिटी इन द मार्केट. क्या है? टोटल सम ऑफ डिमांड. द इंडिविजुअल कंज्यूमर वो परचेजेस द कमोडिटी इन द मार्केट. वी शैल डिस्कस इन detail later in this chapter various factors which determine demand for a commodity and also demand curve for a commodity is derived. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं. देखिए, क्लियर हो रही है वीडियो? अब हो रही होगी. An important generalization about demand is described by law of demand. This law of demand expresses the functional relationship between price and quantity demanded. The law of demand or functional relationship between price and quantity demanded is one of the best known and most important law of economic theory. According to the law of demand, other things be equal. If price of a commodity falls, the quantity demanded it will rise. And if price of commodity rise, its quantity demanded will decline. अगर देख मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है. और कोई प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड करती है वो इंक्रीज होने लग जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है. जब भी हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होएगी. एंड जब प्राइसेस हमारे डिक्रीज होंगे क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होएगी. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस. According to the law of demand, there is inverse relationship between price and quantity demanded. Other things remaining the same is inverse same. जो other things हैं वो क्या रहेंगी? Remain same रहेंगी. These other things which mean assume constant taste and preference हैं, कोई income है consumer की, price of related goods हैं. ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? हमारे कांस्टेंट रहेंगे. ये क्या होगी? एक एजम्पशन लगा लीजिए या कुछ भी. ये मान सकते हैं जब भी हम डिमांड और प्राइसेस की बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है उस टाइम पे? जो अदर थिंग्स हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम है किसी कंज्यूमर की, किसी और उसका जो प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो भी क्या होगा? उन सब चीज़ों की प्राइसेस या कोई भी इनकम है कंज्यूमर की, वो सब क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे. उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब मैं आपको यही चीज़ डायग्रामेटिकली और टेबुलर फॉर्म में समझाती हूँ. जस्ट 1 मिनट. देखिए, हम बनाएंगे डिमांड कर्व. विजिबल? मैं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैंने यहाँ डिमांड कर्व लिखा है. ठीक है. डिमांड कर्व कैसा होता है मैंने बताया अभी आपको. जो प्राइजेज हैं और जो हमारी डिमांड है उनमें कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है. कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर हमारे जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है. और जब हमारे प्राइजेज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है. और जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, वो हमें क्या कहता है कि जो अदर थिंग्स हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अदर थिंग्स में कौन कौन सी हो सकती है हमारी? एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक है हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
नेक्स्ट आती है हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इन सब के प्राइजेस जो है वो क्या रहते हैं, रिमेन सेम। ठीक है, ये हम इसके अंदर लेके चलते हैं। जो हमारा लो ऑफ डिमांड है ये कहता है कि भाई जब भी हम इसकी बात करेंगे तब क्या होगा, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, कोई इनकम है कंज्यूमर की, कोई प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए हम बनाएंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे बनता है, यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे जैसे हम ग्राफ के लिए हम बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है कि भाई जो डिमांड एंड प्राइजेज हैं वो क्या रहते हैं, जो डिमांड और प्राइजेज है उनमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइजेस। एक्स एक्सिस पे लिया हमने क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे प्राइजेस। अब जो हमारा क्वांटिटी ये डिमांड है वो कैसे काम करता है, मतलब जो डिमांड कर्व है वो कैसे ड्रॉ होता है। डिमांड कर्व हमारा बनता है ऐसे, ये क्या है हमारा डी डी डिमांड कर्व। अभी ऐसे क्यों बनता है, देखिए हमने क्या पढ़ा, जो हमारा क्या प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए जस्ट सपोज हमारे प्राइजेस हैं ये यहाँ पर पी, ओपी क्या है हमारे प्राइजेस, और डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ओ क्यू। अब मान लीजिए हमारे प्राइजेस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइजेस क्या हो गए, पी वन, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्यू वन। क्यों हो गई, जैसे ही हमारे प्राइजेस बढ़े तो क्या हमारे प्राइजेस इंक्रीज हुए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमने यही पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में, जब भी हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के तो जो उनकी डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए प्राइसेस और बढ़ गए, प्राइसेस P1 से P2 हो गए तो हमारी जो क्वांटिटी की क्या होगी वो भी और भी कम हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। डिमांड हमारी जो है क्या हो गई, और भी कम हो गई। मान लीजिए हमारे प्राइसेस P डैश हो गए, प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो देखिए वो बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई, क्यू डैश। अब हमने यही पढ़ा था ना, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जब भी हमारे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। मैंने डायग्राम समझा दिया, अब टेबुलर फॉर्म में समझा देती हूँ। वैसे पहले टेबुलर फॉर्म में समझाना था, अब डायग्राम समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, प्राइजेज है, क्वांटिटी डिमांडेड है। एक प्रोडक्ट के प्राइस है 12 रुपये, उसकी डिमांड उस टाइम पे है 10 रुपये। प्रोडक्ट के प्राइसेस हो गए 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 20 रुपये। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइसेस हो गए 8 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गए 30 रुपये। अब देखिए इसमें तो क्या हो रहा है, जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज होने लग रही है। पहले 12 थे तो 10 थे, 10 थे तो 20 होगी, 8 थे तो 30 हो गई। ठीक है, अब जो हमारे दूसरी साइड देखते हैं हम, प्राइजेस मान लीजिए पहले 8 थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 30 थी। प्राइजेस हमारे 10 हुए तो ये 20 हो गई, 8 हुए सॉरी 12 हुए तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, 10 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ने लग रहे हैं, बढ़ने लग रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज होने लग रही है। तो हो गया ना इनवर्स रिलेशनशिप किस किस के बीच में, प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड में। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे ये काम करता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है जो हमारा डिमांड कर्व होता है, ठीक है। और अब हम बुक में से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए ये तो सारा इलस्ट्रेशन इन्होंने इसको समझा रखा है, एक सेकेंड, ये सारा हमने डायग्राम में पढ़ लिया, कुछ नहीं लिखा हुआ थ्योरेटिकल, यही लिखा हुआ है कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ये होता है, बस कुछ नहीं है, ठीक है।
मार्केट डिमांड कर्व ये किसी काम का नहीं है। मैंने जो आपको पढ़ाया है ना बेसिक में वही आता है कि भाई डिमांड कर्व कैसे काम करता है, डिमांड कर्व क्या होता है, कैसी रिलेशनशिप है प्राइजेस में। ठीक है, ये देखिए रीजन फॉर द लो ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ लें। व्हेन प्राइसेस फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज एंड वाइस वर्सा। जो क्या लिखा है, व्हेन प्राइसेस फॉल, जब भी हमारे प्राइसेस फॉल होते हैं क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमें भी पता है, हमने भी पढ़ लिया, जब भी हमारे प्राइस डिक्रीज होंगे क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या फिर कॉन्स्टेंट, इट इज ड्यू टू द लो ऑफ डिमांड that demand curve slope downward to right. Now the important question is why the demand curve slopes downward. In other words, why the law of demand describing inverse price demand relationship is valid. देखिए, when price of commodity fall, the consumer can buy more quantity of commodity with his given income, or if he choose to buy the same amount of a commodity as before, some money will be left with him because he has to spend less on the commodity due to lower prices. In other words, as a result of fall in price, commodity consumer income or purchasing power increases. The rise in real income includes the consumer to buy more of that commodity. It is called income effect, the change in price of the commodity. देखिए ये यही बोल रहा है, जो हमारे प्राइजेस हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो क्या होगा, एक कंज्यूमर जो है वो उनको परचेज करना ज़्यादा लग जाएगा, उसकी कमोडिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कमोडिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, जो वो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक प्रोडक्ट है कोई भी, उसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो उसकी डिमांड लोग कम करने लग जाएंगे, है ना। अब एक वही प्रोडक्ट है, उसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। और मान लीजिए अगर एक कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं कर रहा, सेम लेवल पर तो वो डिमांड करेगा ही करेगा, तो उसे मान लीजिए सेम लेवल पर भी डिमांड की, तो उसके पास क्या हुआ, थोड़े से पैसे और बच जाएंगे उसके पास पैसे बचेंगे ना, क्योंकि उसको पहले जहाँ पे 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे अब उसको 8 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। उसकी जो परचेजिंग पावर है या फिर जो उसकी रियल इनकम है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो ये इंक्रीज है वो क्या होएगा, बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा या फिर उसको ये कराएगा, हाँ भाई तुझे वो करना है, और ज़्यादा वो करना है, कि भाई यस यू आर एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ये क्या कहलाता है, हमारा इनकम इफेक्ट कहलाता है। द अदर इम्पोर्टेंट रीजन वाई द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी राइज एज इट्स प्राइस फॉल्स, इट is the substitution effect. When the price of commodity falls, it becomes relative cheaper to other commodities. This include the constant and substitution the commodity whose price has fallen for other commodities which have now become relatively dearer. देखिए मान लीजिए अगर हमें एक मार्केट में एक पेन मिल रहा है, देखिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन हमें मिल रहा है 8 रुपये में। ऐसा ही कोई सेम पेन है, बस उसकी कंपनी चेंज है, चलता भी ऐसा ही है, उसकी निप है वो भी ऐसी ही है, ब्लू ही कलर का है, वो हमें दे रहे हैं 10 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, हम यही पेन खरीदेंगे ना, और हम कोई हमारा फ्रेंड है या कोई हमारी कलीग्स हैं, हम उनको भी यही बोलेंगे, यार ये सेम चलते हैं दोनों, फ्लेयर वाले तो हमें 8 रुपये में दे रहे हैं, वो वाली कंपनी तो महंगी है। वो लोग भी क्या करेंगे, प्राइसेस कम हो गए तो इसी की साइड जाएंगे, उनको यही होगा ना, हम 8 रुपये में ही परचेज कर ले, भाई है ही सब कुछ सेम, तो फिर क्या होगा, हम फ्लेयर का खरीद लेंगे, बस कंपनी के नाम में ही तो डिफरेंस है। तो यही क्या होता है कि भी जो डिमांड होती है वो उनकी बढ़ने लग जाती है। आई बात समझ में, ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड, या फिर जो हमारी डिमांड है वो कैसे इफेक्ट करती है, और या फिर जो डिमांड कर वो है वो कैसे स्लोप करता है डाउनवर्ड में। अब देखिए एक्सेप्टेशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड में, ये रहा, goods having prestige value in effect. One acceptation of law of demand is the asserted with the name of economics theorist Veblen's, who pronounced the doctrine of consumptions. According to Veblen, some consumers measure the utility of commodity entirely its price. From them, the greater price of commodity, the greater its utility.
For example, diamonds are considered as prestigious goods in the society, and for the upper starters of the society, higher the price of diamonds, the higher the prestige value of them, therefore the greater utility. अब देखिए ये एक्सेप्टेशंस में क्या कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इन चीज़ों में काम नहीं करता। जो बड़े लोग मतलब जो रिचेस्ट पीपल होते हैं सोसाइटी के, उनको क्या होता है, जो भी चीज़ महंगी होती है उनको वही खरीदनी होती है। जैसे डायमंड्स हैं, इन्होंने एग्जांपल लिया डायमंड्स का, वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, उनसे जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ वो होती है ना, जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उन्हीं की साइड वो बढ़ते हैं। वो एक्सपेंसिव होती है तभी तो वो उनको खरीदते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, यहाँ पे काम नहीं करता। गिवन गुड्स हैं, कोई गिवन गुड्स है, कोई लो क्वालिटी के गुड्स हैं, उन पर डिपेंड नहीं करता जब उनके लोग डिमांड करते ही नहीं है, है ना। कोई गिवन गुड्स है तो लोग उनको, इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड लोग नहीं करते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब तो पर्सन क्या होता है कि इनकम बढ़ रही है, उनकी रियल परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते। जो गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स है उनकी वैल्यू तो कम होती है ना, लेकिन हम उनकी डिमांड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें क्या होता है, हमें नॉर्मल गुड्स, कम से कम एकदम हाई क्वालिटी के गुड्स तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल गुड्स तो एवरी पर्सन डिजर्व करता है ना हम यूज़ करें। तो गिवन गुड्स के टाइम पे भी ये एक्सेप्टेशंस में फॉल होता है कि भी गिवन गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अदर एक्सेप्टेशंस ऑफ डिमांड वाज पॉइंटेड बाय इकोनॉमिस्ट, ये हम पढ़ेंगे यहाँ से। देयरफॉर दे कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज एज मच मीट एज बिफोर, दूस दे सब्स्टिट्यूटेड and were bred for meat in order to maintain their innate to food. In those cases, there is a direct price demand relationship are called given. It is important to note that when the rise in prices of commodity, its quantity demand increases, and with fall in prices, the quantity demand decreases. The demand curve will slope upward to the right, not downward. ये क्या हो रहा है, गिवन गुड्स के टाइम पे हो रहा है। देखो मैं आपको पूरा ही पढ़ा देती हूँ। Economics observed that when the prices of bread increases, the lower paid British worker in a year early century purchased more bread and not less of it, and this is contrary to the law of demand describes above. The reason given for it is that these British workers consumed a diet of mainly bread. When the price of bread went up, they were compelled to spend more on a given quantity of bread. Therefore, they could not afford to purchase as meat as before. ठीक है, मान लीजिए जो पुराने जमाने की बात करें भाई, लोग जो थे कोई एक सिंपल सा प्रोडक्ट है वो सस्ता आ रहा था भाई, ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़ गए, उसको उस टाइम पे तो वही परचेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो एक बेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो वो परचेज करने के एबल ही नहीं थे, उनको उस टाइम पे भी वो परचेज करने पड़ते थे चाहे उसकी प्राइसेस बढ़ गए हों। तो इस टाइम पे भी वो जो है नहीं करता। सम फॉल्स एक्सेप्टेशंस, कुछ फॉल्स एक्सेप्टेशंस क्या है कि भी जो टेस्ट एंड कंज्यूमर है वो भी एक पर्सन की कभी टिक्का नहीं रह सकती, इनकम भी नहीं रह सकती, ठीक है। और जो अदर गुड्स हैं उनके ऊपर भी तो उतार चढ़ाव आएगा ही उनके प्राइसेस में। देयर आर सम अदर एक्सेप्टेशंस द लॉ ऑफ डिमांड विच आर only apparent and no genuine. In other words, his acceptation of law of demand are false. One of the acceptation relative to change in expansions of the people regarding price of commodity in the future. Suppose the rainfall in India in a year does not occur in adequate quantity and there is widespread drought. The expectations of the people will be that the price would rise in future. Therefore, even if the price of food grains are higher at the present, they would demand greater quantity since they will be accepting that the price in future would be still higher. मतलब वो क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं वो फ्यूचर को देखकर भी समटाइम्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है इसकी एक्सेप्टेशन है कि भी फ्यूचर को देखकर भी पर्सन क्या होता है, डिमांड करता है एक प्रोडक्ट की। Sorry. Another false acceptations of law of demand is found when commodity is sold under two brand name whose price greatly differ. It is often found that some people demand high price brand more than lower price one, although they almost identical. This author has seen that some of his friends buy more of Supreme Lux having a much higher price than Lux having a low price, even though the
two are of almost the same quality. However, this is not a real acceptation to the law of demand. This is because those who buy more of higher priced brand think that the high priced brand is different from the superior to the low priced brand. Therefore, for analyzing the nature of demand for these brands, they should be regarded as two different commodities. सिंपल आया समझ में? आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और सप्लाई का हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी और आप इतनी लंबी वीडियो देख के बोर हो जाओगे, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर थोड़ा बहुत तो टॉपिक रहा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 25 मिनट की हो गई होगी वीडियो, हाँ 25 मिनट की वीडियो हो गई, 25 से भी ऊपर ही हो रहने वाले हैं, तो बोर भी नहीं करना, बोरियत भी फील नहीं होना, और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों को ये होगा कि भी कैसे करें, इतनी लंबी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे डिमांड का, जो बचा है रिमेनिंग पोर्शन डिमांड का, एंड उसके बाद जो हमारा सप्लाई है उसका करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कुछ समझ में ना आया हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।